कह रहा है सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर से बेटा दो सवाल। सवाल कहां से? सवाल आएगा एक, शायद हेनरीज लॉ से बहुत कम आता है, एक बार गलती से आ गया था 2 साल पहले, करवाऊंगा लेकिन मैं वो। एक आएगा आपका राउल्ट लॉ से। कहां से ये आएगा बेटा? राउल्ट लॉ से, खासकर आइडियल नॉन आइडियल से। कहां से? आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से। तो ज्यादा इसको ठीक से हम देख लेंगे। और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और उसके साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट हॉफ जरूर देखेंगे हम। क्या देखेंगे हम? वेंट हॉफ को जरूर देखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है हेनरीज लॉ। देखिए पहले बात मैं आपको सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि हेनरीज लॉ से पहले ही बताना चाहिए था। ठीक है, पहले थोड़ा सा इस वाले पार्ट में आते हैं। हेनरीज लॉ तो हम कर ही लेंगे, इस वाले पार्ट में आते हैं, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दें ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। कहीं आपको लगेगा सर डायरेक्ट आप लॉ वॉ क्या करवाने लग गए। देखिए समझिए सॉल्यूशन में हो क्या रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करा कि मैं बात करता हूं सबसे पहले, अगर मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं, सॉलिड इन लिक्विड अगर मैं डिसॉल्व करता हूं, क्या एक सॉलिड को मैं एक लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं, तो याद रखना बेटा जनरली ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि मैंने ए सॉलिड को प्लस वाटर में डिसॉल्व किया और मेरा ए का एक्वा सॉल्यूशन बना है। तो ये रिएक्शन जनरली कैसी होती है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन कहां जाती है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो मैं कहता हूं कि देखिए क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रही है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फॉरवर्ड जाने का मतलब है सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना। सही बात है। लेकिन अगर मैं एक गैस को, गैस इन लिक्विड को डिसॉल्व करता हूं, तो गैस इन लिक्विड का जो प्रोसेस है ये जनरली क्या होता है? देखिए ये एक ए गैस है, मैं इसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो आपका क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है, दैट इज गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, ये प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा नहीं, बट ये जनरली कैसा है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या? आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ऊपर वाली में आप जानते हैं, ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस है ना। लेकिन यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन गोज टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो मेरी सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज होती है। ये इतनी बात आपको मैं चाहता था आपको पता हो। ठीक है, इतनी बात आपको पता हो। तो गैस इन लिक्विड की बात करूं, इसको बेस्ट एक्सप्लेन किसने किया है? इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया है हेनरी ने। हेनरी क्या बोलता था? हेनरी ने ये बोला कि देखिए आपके पास जो भी गैस है ना, पार्शियल प्रेशर, यानी कि आपके पास जो भी गैस है, मान लीजिए ए नाम की गैस है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, दैट इज काई ए। और पीए की जो वैल्यू होती है ये KH इंटू काई ए के बराबर होती है। वेयर KH इज व्हाट? वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। उसने बोला जहां पे KH क्या होता है? KH हेनरी का ही कांस्टेंट है। उसने बोला KH मेरा ही कांस्टेंट है और ये हेनरीज कांस्टेंट है। क्या है? ये हेनरीज कांस्टेंट है। मैं इतना इस बात में क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि KH की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है? KH की वैल्यू इनवर्सली सॉल्युबिलिटी की होती है, यानी कि KH अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। फिर से समझिए, KH अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और याद रखना ये किन गैसेस के लिए नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर अमोनिया। नॉट एप्लीकेबल फॉर अमोनिया यानी कि जो गैसेस नॉट एप्लीकेबल फॉर अमोनिया, जो गैसेस पानी में जाके रिएक्ट कर जाए, क्योंकि ये क्या करती है? ये पानी में जाती है, या अगर ये पानी में जाती है तो ये क्या बनाती है? रिएक्शन कर देती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अरे यस और नो भाई? बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्या ब्रेक में गए वापस ही नहीं आए हैं? सब हो कि नहीं हो अभी? तो ये हेनरीज लॉ इस तरीके से काम करता है। यस एवरीबॉडी। अब हेनरीज लॉ के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम रहा राउल्ट। तो राउल्ट ने क्या कहा? राउल्ट ने बोला कि देखिए, अब उसने कहा ये किसको एक्सप्लेन करता है? अब मैंने आपको यहां पे अभी तक एक चीज बताई है
कि आपका जब सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व होता है या फिर गैस इन लिक्विड डिसॉल्व होता है, तो राउल्ट किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ओके ओके, राउल्ट किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन्ड डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये लिक्विड इन लिक्विड को एक्सप्लेन करता है, लिक्विड इन लिक्विड यानी कि वोलेटाइल सॉल्यूशंस को ये एक्सप्लेन करता है, लिक्विड इन लिक्विड को ये एक्सप्लेन करता है। ये बोलता है कि देखिए जो भी आपका पार्शियल प्रेशर ए है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नो डाउट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई ए के होता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो ए है इट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। सही बात है, जो पीबी की वैल्यू होगी, और इसने ये भी कहा जो पीबी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी के बराबर होगा, एंड पीबी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई बी के बराबर। अब इसने ये कहा कि देखिए पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पीबी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पी नॉट और पीबी क्या चीज होते हैं? इट इज प्योर वेपर प्रेशर, इट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड इट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। इतनी सब बात जानते हैं। तो मैं कहूंगा जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है, यानी कि आप इसमें पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा आपका पी ए प्लस पी बी के बराबर, पी ए प्लस पी बी के बराबर, या फिर आप पी एस की वैल्यू बोल सकते हैं इट इज पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के बराबर ये होता है। किसके बराबर? ये आपके पास एक वैल्यू आती है। इसमें आपको एब्सोल्युटली एक चीज पता होनी चाहिए कि सारे टर्म्स का मतलब क्या है, तो हम मतलब लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पीएस का मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही मेरा पीएस है। दूसरी बात यहाँ पे पीए का क्या मतलब है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर है। पी नॉट ए का मतलब है यहाँ पे इट इज प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट इज प्रेशर ऑफ प्योर ए है मेरा पी नॉट ए। जो आपका पीबी है इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है ये मेरा, और जो मेरा पी नॉट बी होता है इट इज माय प्रेशर ऑफ प्योर बी, इट इज माय प्रेशर ऑफ प्योर बी। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पे जो मेरा काई ए की वैल्यू होती है इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है, एंड काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर आप एग्जाम में फंसो तो वहां से बाहर निकल सकते हो। आप किसमें? देखिए दो टर्म इसमें और डिफाइन की जाती है। कौन कौन सी? एक की जाती है वाई ए, वाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज, और वाई बी भी डिफाइन किया जाता है इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इट इज माय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज। आप यहां पे कभी फंसेंगे नहीं, यहां पे फंसने के लिए कुछ है ही नहीं, यहां पे कभी भी आप नहीं फंसेंगे क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी फंसाओ हियर। यस, देयर इज नथिंग टू बी फंसाओ हियर। आप क्या करेंगे? आप फंसेंगे यहां पे जैसे ही आपका वेपर प्रेशर आएगा, तो सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मूला, लाख दुखों की एक दवा, आप बोलेंगे 1 अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा आपका वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। आप लोगों ने देखा है क्या ये फॉर्मूला पहले कभी? क्या आपने ये फॉर्मूला देखा कभी? बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, बहुत चीजों से आपको ये बाहर निकाल दे। कहीं फंसो तो इसे याद जरूर रखना, ठीक है? ठीक है, हाँ, पता तो खैर होता ही है, पता तो होता ही है ना, बट याद रखना, सही टाइम पे याद आ जाए। तो अगर आप वेपर प्रेशर में कभी फंस रहे हो, कहीं से गलती से फंस रहे हो, इस फॉर्मूले को ना लिख दो, फिर देखा जाएगा। लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी ठीक है, पर लिख जरूर दो। आप लोगों को बहुत सारी चीजों से बाहर निकालेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक बात है? ये शायद निकाले ना निकाले, लेकिन ये जरूर निकालेगा। बाद में आती है आखिरी बात। वो आखिरी बात क्या है? ये जो फॉर्मूला वैलिड है ना, इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। ये आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है? यानी कि किसके? आइडियल गैसेस नहीं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही ये वैलिड होता है, ठीक बात है? तो अब बात करते हैं कि क्या आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है और क्या आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देखिए, सॉरी, बात करूं अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन आपका क्या होता है? आपका सपोज आपके पास ए बी इंटरेक्शन जो है, ए बी इंटरेक्शन यानी कि आपके पास सल्यूट सल्यूट जो इंटरेक्शन है, जो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन है, इसको मैं बी बी इंटरेक्शन कहता हूं, इसको मैं बी बी इंटरेक्शन कहता हूं।
प्लस आपका जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, जो आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, इसको मैं ए कहता हूं। अगर ये आपका बराबर आता है किसके, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, अगर ये बराबर आता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, दैट इज ए बी के, अगर ये बराबर आता है तो बेटा इसी को ही आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, वेयर सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर इक्वल्स टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सही बात है। इस केस में आपका जो डेल्टा वी मिक्स आता है ये 0 के बराबर होता है, आपका डेल्टा एच जो होता है वो भी 0 के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस केस में आप एक चीज और याद रखेंगे, इसमें सिमिलर टाइप के साइजेस के ये एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया बेंजीन प्लस टॉलुइन, इसका भी एक ये भी एग्जांपल है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स यानी कि सिमिलर साइजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये मतलब आपको इजी हेल्प करता है याद रखने में। अब एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, उसके साथ एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही आपको याद रखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही आपको याद रखना है। बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक का होता है पॉजिटिव डिविएशन, एक का होता है पॉजिटिव डिविएशन और एक का होता है नेगेटिव डिविएशन, एक का होता है आपका नेगेटिव डिविएशन। सही बात है, एक का होता है पॉजिटिव डिविएशन, एक का होता है नेगेटिव डिविएशन। अब सवाल वो आपसे कहां से पूछता है मैं आपको बताऊं, वो कुछ नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वो पूछते हैं कि बेसिक डेफिनेशन कहां है, कहां से ये पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले समझिए पॉजिटिव डिविएशन का क्या मतलब है। पॉजिटिव डिविएशन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड, ये जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है ये पॉजिटिव है, यानी कि ज्यादा है किससे, कैलकुलेटेड से, कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व्ड ये क्या आ रहा है, ये कम आ रहा है किससे, कैलकुलेटेड से, ये कैलकुलेटेड से कम आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ज्यादा, ये ऑब्जर्वेशन क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटरैक्शन बने हैं, कुछ है नहीं मेरे पास, आपके पास इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटरैक्शंस बने हैं दीज आर वीकर, ये बहुत आसानी से टूट रहे हैं और जो वेपर्स बनने चाहिए थे उससे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। यानी कि यहां पे जो आपके ए बी इंटरैक्शंस हैं, ए बी जो है आपका, ए बी जो है इज वीकर, ए बी फाउंड इज फॉर्म इज वीकर देन, इट इज वीकर देन ए एंड बी बी। ये क्या है, ये इससे कमजोर है, क्योंकि ये इससे कमजोर है तो आपकी इसमें पॉजिटिव डिविएशन में आप एनर्जी क्या करती है, हाँ 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 एक सेकेंड, हाँ ठीक बात है। अब क्योंकि ये वीकर है तो मुझे इसका मतलब अगर मुझे ए बी बनाना होगा, ए बी बना जब होगा तो उसमें कम एनर्जी रिलीज हुई होगी और मुझे ज्यादा एनर्जी से तोड़ने में दी गई होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है, डेल्टा एच की जो मिक्स की जो वैल्यू आती है ये कैसी आती है, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे जो वॉल्यूम फाइनली आपका बनेगा वो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, डेल्टा जी अभी भी क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस अभी भी क्या है, ये पॉजिटिव ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, आप यहां पे एक चीज याद रखेंगे, जो आपका ए बी का जो इंटरेक्शन होगा इट विल बी स्ट्रॉन्गर, इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। वो ए और बी बी से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स की जो वैल्यू होगी बेटे वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो भी नेगेटिव होगा, और साथ में डेल्टा जी मिक्स भी, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस भी क्या होने वाला है, ये आपका लेकिन पॉजिटिव ही होगा, ये आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है सारी की सारी। अरे क्या आपको बात समझ में आती है, क्या आपको बात समझ में आती है, ठीक। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेगेटिव डिविएशन का अगर इसमें एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन हम ले लें, नेगेटिव डिविएशन हम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ले लें, तो यही एग्जांपल्स आपके किस चीज के होते हैं, ये आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के एग्जांपल्स बनते हैं। किसके, ये आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल बनते हैं, एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल ये बनते हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर यहाँ पे बात करूं
पॉजिटिव डिविएशन में अगर मैं एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन लेता हूं, अगर मैं इसमें एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन देता हूं, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के एग्जांपल बनेंगे। बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के एग्जांपल ये बनते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। इतना कर लिया तो एक एग्जांपल भी करा जाए सर, बिल्कुल सही बात है। आइए इसका एग्जांपल करते हैं। ये अगर आपने HNO3 और वाटर लिया, HNO3 और वाटर लिया, लेकिन स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में, यानी कि ये आपने 68% लिया या आपने 32% लिया, तो आप इस पे क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएंगे। यानी कि नेगेटिव डिविएशन वालों को आप स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में क्या बनाते हैं, वो एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाते हैं। और अगर आप इसकी बात करेंगे, जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं इथेनॉल, यानी कि C2H5OH प्लस वाटर, एक एग्जांपल आप लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 95% और ये हो जाएगा 5% के बराबर, और ये आपका आ जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। बताओ भाई, यस सर, अरे हाथ उठाओ, हाँ जी, समझ में आ रही है, समझ में आ भी रही है पूरा लिख दिया आपके सामने, एक एक चीज, पॉजिटिव डिविएशन याद रहेगा दोस्तों। यस, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसी बात पे एक दो सवाल हो जाए। सवाल है 1 मोल ऑफ हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर इतना है वाज मिक्स्ड विद 4 मोल ऑफ हेप्टेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन इज। यानी कि कितना हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा आपका सीधा P0A काई A प्लस P0B काई B के बराबर। P0A की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 92, और काई A की वैल्यू कितनी है, 1 मोल हेप्टेन था, और टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 4 दैट इज बाय 5 प्लस P0B कितना है भाई, ये है आपका 31 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका 4/5 के बराबर। अरे यस एवरीबॉडी, यस यस यस, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5 × 5 42, यानी कि 18.4 के बराबर, और प्लस ये हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 3.1 × 8, ये तो 8 की जगह 8 आ गया, 24.8 के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात है। ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 43.2 के बराबर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बोलो भाई कितने लोगों का सही है। एनसीईआरटी में हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैंने कहां से पढ़ा है, मतलब एनसीईआरटी से भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है, क्या यार। चलिए, अरे हाँ बिल्कुल सही है, 3 इजी क्वेश्चन है ये तो। बाकी सब बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, देख ही रहे हो क्या बस। कह रहा है P and PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स कंपोनेंट्स A and B रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इफ chi A रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट इन द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अरे क्या सवाल है यार ये, आप सीधा सीधा बोलिए कि आपको द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, जो आपका सॉल्यूशन होगा इट विल बी, पहली बात P0A chi A प्लस P0B chi B, सही है। तो कह रहा है वो PA और PB है, यानी कि P0A वो बोल रहा है कि ये PA है और ये काई A है, और ये आपका PB है और ये आपका काई B है, बस ऐसा कहा है उसने। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, PB दिख रहा है और PA दिख रहा है। तो अगर आपके पास PA है तो इसको आप इसे लिख सकते हैं क्या, 1 - काई A 1 - काई B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा आपके पास PB काई B के बराबर, ये हो जाएगा PA माइनस PB काई B प्लस PB PA काई B प्लस काई B। ये PA ऐसे ही रहा, PA प्लस मैंने इसमें काई B कॉमन ले लिया, इट विल बी PB माइनस PA के बराबर। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। PA प्लस काई B कॉमन लिया, PA प्लस काई A कॉमन तो आएगा ही नहीं। तो आप एक काम कर दो, उल्टा भी कर सकते थे, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, आपने PB ले लिया प्लस काई A कॉमन ले लिया एंड इट विल बी PA माइनस PB के बराबर। आप ऐसा भी कर सकते थे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, PB प्लस काई A इंटू PA माइनस PB के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 मुझे लग रहा है सही आंसर है, 2 इसका सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। सर 2025 वाला क्वेश्चन करवा दो, किस चीज का बेटा, किस चीज का बताना एक बार, किस चीज का क्वेश्चन करवा दें। सॉल्यूशन से तो कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, कौन सा वाला करवा दें बताओ तो। आप नाम लो, अभी अभी करवा देंगे, आप नाम लीजिए, अभी अभी करवा देंगे। याद क्यों नहीं आ रहा, चलो देखते हैं, एंड तक याद आ गया तो ठीक है। चलिए लास्ट देखिए आपके पास है
वेंट ऑफ फैक्टर एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिर वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो कि मास डिपेंडेंट होती है। तो देखिए कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास, सबसे पहली आपके पास कौन सी है? सबसे पहले आपके पास है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग नहीं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये आपके पास है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये। क्या है आपकी पहली प्रॉपर्टी? RLVP, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब डायरेक्टली हम इसको हमेशा I के साथ ही लिखेंगे। RLVP की वैल्यू हो जाएगी, मैं कहूंगा आपका PS माइनस P0A अपॉन PS इज इक्वल्स टू कितना? ये होता है बेटा आपका I का IB के बराबर। I को हमेशा लिखना है, क्या बोला मैंने? I को हमेशा लिखना है, तो आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। तो पहली आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये रही। जो आपकी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज लोवरिंग, इसको ऐसे लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या इसे लिखते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। यानी कि हम इसे कहते हैं आपका जो डेल्टा TF है, दैट इज इट इज TF माइनस TF नॉट इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M के बराबर ये होता है। कितना? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF माइनस TF नॉट इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, थैंक यू मुस्कान। इसके बाद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी करते हैं बेटा आपका सवाल, अभी करते हैं, करके ही जाएंगे, वरना आप छोड़ना मत, ठीक है। तो ये होता है आपका डेल्टा टी, यार ये टी बी था ना, तो ये डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, कोई बोल भी नहीं रहा, हो जाएगा डेल्टा TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले सारे भी हैं भाई, I इंटू KF इंटू M के बराबर, I इंटू KF इंटू M के बराबर। तो ये आपका है चौथा फॉर्मूला, सही बात है। अब लास्ट होता है आपका कौन सा? लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट है आपका कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखते हैं आप? इसमें लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू ICRT के बराबर होता है। कितना होता है? पाई इज इक्वल्स टू ICRT के बराबर होता है। अरे बोलो भाई, ये फॉर्मूले तो सबको क्लियर होंगे ना? ठीक है, फॉर्मूले तो सबके क्लियर होंगे। अब देखो इसमें रियल चैलेंज इज नॉट कि आप इस फॉर्मूले को याद रख पा रहे कि नहीं पा रहे, नहीं यार सबको याद रहता है। रियल चैलेंज इज I को फाइंड करना, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, इसको लिखिए आप कैलकुलेटिंग वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ I को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, I इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। I कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, I इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत ही आसान है बेटा I को निकालना। कैसे? आपको मैंने कहा था आप सीख लीजिए एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे। सपोज आपके पास कुछ कंपाउंड है AB नाम का, और ये टूटता है आपका A प्लस और B नेगेटिव में, सही बात है। तो आप स्टार्टिंग में से 1 लेके चलेंगे, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी अल्फा। I को कैलकुलेट करना कितना आसान है, I की वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस अल्फा, प्लस सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस अल्फा के बराबर। अरे सही बात है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको डिसोसिएशन कहते हैं। सपोज सर कुछ ये एग्जांपल नहीं दिया हमें कुछ और एग्जांपल दिया है, दैट इज हमें दे दिया A2B3, इतना डिफिकल्ट एग्जांपल दे दिया, तो क्या करेंगे? 2A3 प्लस 3B2 नेगेटिव, यानी कि ये है 1, ये है 0, ये है 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, दिस इज 2 अल्फा एंड दिस इज 3 अल्फा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, और I की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 अल्फा के बराबर। कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 4 अल्फा के बराबर। अरे ये बहुत ही आसान है ये तो। और अगर सपोज इसका एसोसिएशन किसने करवा दिया, यानी कि आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन आ गई, 2 से तो सभी पढ़ते हैं, हम इसको 3 से पढ़ेंगे, 3A गिव्स A3, 3 गिव्स A3, यानी कि ये स्टार्टिंग में 1, ये 0, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 3, और I की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस और 2 अल्फा बाई 3, कुछ ऐसी वैल्यू I की आ जाएगी।
तो इस तरीके से आई का कैलकुलेशन किया जाता है। बोलो भाई, क्या बात क्लियर है सबको? क्या एब्सोल्युटली सबको ये बात क्लियर है? एक बार मुझे बताइए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। आप लोग आई होप इतना तो ध्यान में रखेंगे, है ना? इतना तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर इतना ध्यान में रखेंगे, पहले एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, बच्चे के सवाल का जवाब दिया जाए। कह रहा है 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर। देखिए सवाल कितना शानदार सवाल ये पूछ रहे हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X है। कह रहा है जो X है वो आपके पास 5 मोल है, X है आपके पास 5 मोल है, और Y है जो आपके पास कितना गिवन है बच्चे? Y है आपके पास 10 मोल्स ऑफ Y है, ये आपके पास 10 मोल गिवन है। कितना शानदार सवाल। फिर वो कहता है कि मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर। इन दोनों को मिक्स करके मेरे पास एक सॉल्यूशन आया कि जिसके वेपर सॉल्यूशन का जो कितना था, ये 70 टॉर के बराबर था। कितना था? ये 70 टॉर के बराबर है। वो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई। वो बोल रहा है कि देखिए पी नॉट एक्स की जो वैल्यू है ये कितनी है? ये पी नॉट एक्स की वैल्यू है 632 के बराबर, इट इज इक्वल्स टू 632, और पी नॉट वाई की जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू 782 के बराबर, इट इज इक्वल्स टू 782 के बराबर। फिर वो बता रहा है कि बताइए ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, आइडियल या नॉन आइडियल का सॉल्यूशन होगा। देखिए मैं कहूं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या मैं इसका पहले, ये तो क्या है? ये तो ऑब्जर्व्ड है ना, दिस इज ऑब्जर्व्ड, ये तो ऑब्जर्वेशन से आया ऑब्जर्व। मैं कैलकुलेशन से निकाल दूं क्या? मैं पहले कैलकुलेशन से निकाल दूं क्या? मैं कहूंगा देखिए P कैलकुलेटेड किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा PA प्लस PB के बराबर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B के बराबर। सही बात है। देखिए P नॉट A की वैल्यू आपको गिवन है बेटे, कितनी है? 632 के बराबर इंटू काई A कितना हो जाएगा? काई A मतलब x ही हो गया, ये 5/15, इट विल बी 5/15, जिसको हम 1/3 भी कह सकते हैं, प्लस P नॉट B की वैल्यू है 782 इंटू 10/15 के बराबर। अब आप इसे 1/3 भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 632/1/3, और ये हो जाएगा आपका 782 इंटू 2/3 के बराबर। काटिए जरा इसको, कितना कट रहा है? कटेगा बिल्कुल। देखिए ये हो जाएगा आपका लगभग ये 630, सीधा कितना चला जाएगा? देखिए चला जाएगा 211 प्लस ये भी चला जाएगा इजीली, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 118 18 18 18 6 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिएगा। ये आ जाएगा बेटा आपका कितना? 211 प्लस 212 कैरी 145, यानी कि कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 337। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 733 के बराबर। कितना आ रहा है? 733 के बराबर ये आ रहा है। यानी कि आपकी कैलकुलेटेड क्या है? ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड कम है। वो बोल रहा है देखिए ये आपकी कैलकुलेटेड की लाइन है, ये आपकी P कैलकुलेटेड कितनी है? 733, और जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड वो ये है, वो ऑब्जर्व्ड की लाइन ये है। बताओ ये P ऑब्जर्व्ड है 730, ये है आपका 730 नहीं 70, सॉरी 70। बेटा 700 दिया होगा शायद, 70 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, तो जो भी है पॉइंट में तो आएगा ना आंसर। ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये लो एक पॉइंट लगा लिया, ये एक पॉइंट और लगा लिया, ये ऐसे लगा लिया, यानी कि 73.3 आ रहा है। ये लो मैं वही सोचू क्या हो रहा है 73, यानी कि ज्यादा ही तो आ रहा है, ज्यादा ही तो आ रहा है, उस केस में भी ज्यादा ही तो आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप समझे कि ये कितना आ जाएगा? लगभग 73 के बराबर आएगा, और ये लगभग 70 के आसपास है, लगभग ये 78 के आसपास है। कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा है भी तो कितना करना है मुझे? थोड़ा सा तो मिटाना, हटा दो इसको। ठीक है, इसको हटा दो, ये लो, ये लो। कहाँ तुम यार इतनी छोटी छोटी बातें करते हो? ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका 73 से ये कटा कितना टाइम्स? 118 26 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना? 21 प्लस 52, 21 प्लस 52, ये हो जाएगा कितना? ठीक तो आ रहा है, 73 तो बन रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 73 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 73। ठीक है, अब देखो बेटा आपका जो कैलकुलेटेड है वो 73 और ऑब्जर्व्ड है वो 70 है, तो किस टाइप का डिविएशन है ये? इट इज नेगेटिव डिविएशन। क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविएशन। अरे क्या बात समझ में आती है? किस चीज का एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव, ये एक नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब जो भी है आप लोग देख लो, कर दिया बेटा मैंने, 63 और 78 से ही किया है, ऐसे ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, यस एवरीबॉडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता दो एक बार। जिस बच्चे ने पूछा वो थम्स अप कर दे तो हम आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट करते हैं।
कह रहे ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस व्हिच वन विल एग्जिबिट अ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आप अब एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको इनफैक्ट इसी में ही एक पॉइंट नोटी NOTE नोटी में एक पॉइंट लिखवा दूं। बेटा जो आपका डेल्टा TF होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम। जो आपका डेल्टा TB होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी I इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम के बराबर होता है। इस पॉइंट को चांद सितारे बना के कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक बात है। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल। एक बार स्टार्टिंग से देखोगे तो क्या चीज पॉसिबल नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आ जाएगा बच्चे। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग 0.8 मोलर है सबके सब, विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। वो डिप्रेशन की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टा TF की बात कर रहा है। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम होता है, बस यही ध्यान रखना था। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम होता, ठीक है। तो सबकी I की M तो सब में सेम है, सबकी I की वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा। ये तो आपका एक ही होगा, ग्लूकोज है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Al2SO4, बहुत सारा हो रहा है, तो 3 और 2 5 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका 3 का बराबर। तो एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है if 5 ग्राम of Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम of water, the freezing point is changed by -3.82. Calculate the Van't Hoff factor for Na2SO4। आपको क्या निकालना है, आपको Van't Hoff फैक्टर निकालना है Na2SO4 के लिए। देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू एम के बराबर। I की वैल्यू हम सीधे निकाल देंगे। डेल्टा F बेटा कितना है, ये है आपका 1, ये है आपका 3.82 डिवाइडेड बाय KF की वैल्यू दे रखी है आपको 1.86, ये शायद 2 टाइम्स डायरेक्टली चले जाएगी, है ना। और मोलालिटी भी आपको दे रखी है कि आपके पास 5 ग्राम Na2SO4 है, 5 ग्राम, अरे यार मॉलिक्यूलर वेट भी दे देते हैं Na2। फटाफट से कमेंट करो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, फटाफट से कमेंट करो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट। अरे तुम तो बहुत टाइम लगाओगे यार। H2SO4 का होता है, ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 23 यानी कि प्लस 46 के बराबर, यानी कि 12 कैरी 1 142। लोग बहुत टाइम लगा देते, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। 142 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 45 और इंटू 1000 के बराबर। तो ये ऐसा कुछ आंसर आ रहा है भाई, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। क्या कुछ जा रहा है क्या, ये चला जाएगा आपका 9 टाइम्स, ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स। ऊपर ही लेके चलते हैं इन सबको। हाँ जा ठीक तो है, ये हो रहा है 18 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 1000। तो 18 इंटू 142, अब तो भाई कैलकुलेटर मास्टर को निकालना पड़ेगा बाहर। आप लोग भी भाई फटाफट अपनी कॉपी में करो। 18 इंटू 142, 18 इंटू 142 कितना होता है, 2556। हाँ ये है, अरे वाह, 2556 के बराबर डिवाइडेड बाय 1000 ऑब्वियसली। तो यानी कि 2.55 के आसपास कुछ आ रहा होगा, यहाँ ये ऑप्शन है 2.6 के आसपास जो भी हो रहा होगा। ठीक है, यस 142, ये 142 किस चीज का आंसर है। हाँ यस यही आ रहा है। आइए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक। आपको आइसोटोनिक बताना है अंडर द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक क्या होना चाहिए आइसोटोनिक के लिए, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है सीआरटी के बराबर, यानी कि आपकी आईसीआरटी के बराबर। यानी कि आपको पाई 1 अगर पाई 2 के बराबर चाहिए तो I1 C1 किसके बराबर आना चाहिए, I2 C2 के बराबर आना चाहिए। यही कंडीशन है आइसोटोनिक की। तो देखिए 0.1 m यूरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये तो बेटा आपका 0.1 के बराबर ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2, तो ये तो कंडीशन नहीं है। 0.1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 3 के बराबर, ये भी कंडीशन नहीं है। 0.1 ये हो जाएगा और 0.2 ये हो जाएगा, ये भी देखो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है लेकिन आई की वैल्यू डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 0.1 और कैल्शियम नाइट्रेट, एक कैल्शियम और 2 नाइट्रेट इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू 0.1। सोडियम सल्फेट, 2 सोडियम 1 सल्फेट इंटू 3, यस दोनों ही बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दोनों ही सेम आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्या आप लोग स्पीड पकड़ पा रहे हैं, एक बार ये कीजिए।
देखिए ये है वेंट ऑफ फैक्टर का जबरदस्त सवाल, एसोसिएशन का सवाल है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है आपको, दैट इज आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 के बराबर, आपसे पूछ रहा है कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर आई बता दो। देखिए आपके पास सवाल कुछ ऐसा है कि ए आपको क्या दे रहा है, ए आपको हाफ ऑफ ए टू दे रहा है, यही तो सवाल है, यही तो सवाल, यानी कि ये स्टार्टिंग में 1 है, ये स्टार्टिंग में 0 है, ये 1 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज आई विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर। और आपको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 पॉइंट कितना था 4 बाई 2, यह आ जाएगा आपका 0.8 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 0.8 ओनली। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त स्पीड भी है आपकी, बहुत ही शानदार। कह रहा है विच वन विल हैव सेम वेंट ऑफ फैक्टर एज ऑफ Hg2Cl2, इस एग्जांपल को लिख दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है भाई, पीवाईक्यू में पूछा गया है। Hg2Cl2 बेटा कैसे टूटता है, ये टूटता है आपका Hg2 2 प्लस 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे I की वैल्यू 3 होती है, क्या होती है यहाँ पे I की वैल्यू 3 के बराबर होती है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे I की वैल्यू 2 के बराबर है, यहाँ पे ये 3 के बराबर है, यहाँ पे कितनी है एल्यूमिनियम 3 प्लस और नाइट्रेट यानी कि 4 के बराबर, और यहाँ पे है 5 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई सेम है, ऑप्शन नंबर सेकंड ही है जो मेरा बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात, जबरदस्त आप लोग कर रहे हैं। कह रहा है व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन व्हिच इज 90% डिसोसिएटेड। अरे बाप रे बाप, कितना जबरदस्त सवाल पूछ दिया। हमें पता है कि सर पाई की वैल्यू ICRT के बराबर होती है और सब वैल्यू है हमारे पास, लेकिन आई की वैल्यू नहीं है। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, ये आपके पास है K2SO4, ये टूटेगा आपका 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव में। यस एब्सोल्युटली यस, ये आ जाएगा आपका 1001 माइनस अल्फा 2 अल्फा एंड अल्फा के बराबर, और आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा के बराबर। बेटा अल्फा इज गिवन टू यू कितना है 90%, यानी कि अल्फा इज 0.9, अल्फा इज 0.9, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 0.9 दैट इज 1.8, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.8 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 2.8 ओनली। यस और नो, बिल्कुल सही बात है, बस यहाँ पे पुट करनी थी आपको 2.8 और कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। आर की वैल्यू हमेशा जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, आर की वैल्यू किस में लेते हैं, इसको हम लेते हैं एटीएम लीटर में, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/12 के बराबर। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 यानी कि 300 के बराबर गिवन है, इज इक्वल्स टू 300। यस और नो, बिल्कुल यस एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 28 इंटू 3 बटे बार बार, हाँ ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये चला जाएगा मेरा 7, हाँ 7 तो आंसर है ही नहीं। अब अप्रोक्सीमेटली 7 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 7 आ रहा है, एग्जैक्टली 7 नहीं, क्योंकि ये 1/12 एग्जैक्ट नहीं होता ना, तो लगभग 7 के आसपास जो सबसे क्लोज हो, कौन सा क्लोज है, पहला ही ऑप्शन देखिए 7 के सबसे क्लोज है, दैट इज 6.89, दैट इज 6.89 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों का सही है, अरे किसी का नहीं, क्या कर रहे हो भाई, अरे क्या कर रहे हो, ये रुक कैसे गए एकदम से, हाँ 7 समथिंग, यस 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 अप्रोक्सीमेटली 7, दैट इज, ये अप्रोक्सीमेट में आंसर क्यों आ रहा है, देखिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, हमने 1/12 अप्रोक्सीमेट लेते हैं आंसर निकालने के लिए, ठीक है, वरना तो होती वो 0.0821 है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी थी। चलिए अब आप लोग एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं खुद से, काफी सारे कर दिए यार हमने। कह रहा है इट at 100 degree centigrade the vapor pressure of solution of 6.5 gram of solute in 100 gram water is 732 mm if the boiling point of this solution will be। अच्छा कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम आपका सोल्यूट है 100 ग्राम वाटर में, तो आप इसकी मोलैलिटी निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको करके बता, मैं आपको लिख देता हूं फिर आप तो कर तो लेंगे। मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 6.5 ग्राम एक चीज मिसिंग है, ये सल्यूट कौन सा है, सल्यूट कौन सा है, लिखा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हमारे पास पीएस की वैल्यू है, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए पीएस की वैल्यू कितनी है, पीएस की वैल्यू आपके पास है 732,
अब क्योंकि आपको पीएस की वैल्यू पता है तो आपको पी नॉट ए की वैल्यू भी गिवन होगी। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है बेटा, क्योंकि वाटर है तो इट इज 7x 760 mmHg। तो मुझे पता है कि आपको निकालना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो डेल्टा टीबी आप निकाल लेंगे आई के बी एम से। कहां से, आई के बी एम से। अब आई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है तो आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही कंसिडर कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बोलेंगे कि ये सिर्फ केबी एम के बराबर हो जाएगा। केबी की वैल्यू आपके पास गिवन है, केबी की वैल्यू इज गिवन टू, कितनी है, ये 0.52 के बराबर है। और एम हो जाएगा आपका गिवन वेट। गिवन वेट कितना है सोल्यूट का, ये है 6.5, और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वाटर का 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 के बराबर, यानी कि कुछ ऐसा करना है। पर आपके पास एमबी की वैल्यू नहीं है, आपके पास एमबी की वैल्यू नहीं है, कहां से आएगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। कहां से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। आप बोलेंगे पीएस माइनस, आप बोलेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई बी के बराबर होता है। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएंगे, यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएंगे अपॉन एन ए के बराबर ये हो जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इट विल बी 760 माइनस 732 अपॉन 760 के बराबर विल बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मुझे क्या पता है, हाँ जी पता है, ये कितने हो जाएंगे 100/18 के बराबर, दैट इज 5.55 के बराबर। और ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन 5.55 प्लस एनबी के बराबर। आई होप आप यहां से डायरेक्टली एनबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको फिर एनबी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एनबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्टली एनबी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना। अरे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जी यस एब्सोल्युटली शहनाज, आपने एब्सोल्युटली बिल्कुल, अरे रिटायर्ड क्यों, अरे सही तो बोल रहे थे। अरे वाह वाह वाह, एक सवाल आया है बिल्कुल, ये कंफ्यूजन 760 कहां से आया सर। अरे आपको बोला है कि वाटर है, वाटर सॉल्वेंट क्या है इसमें, सॉल्वेंट इज वाटर। वो बोल रहा है हियर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, पानी है। तो पानी का पी नॉट ए कितना होता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। कितना होता है, इट इज 760 mmHg, 1 atm के बराबर। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो होगा, दैट इज 760 mmHg के बराबर। तो कुछ ना दिया हो तो क्या लेके चलो 760 mmHg, बिल्कुल सही बात है। अरे यस बट आपने अपना मैसेज डिलीट क्यों किया, आप बिल्कुल सही लिख रहे थे, अपना टैलेंट क्यों छुपाते हो भाई ऐसे। चलिए अच्छा अब देखिए कुछ सवाल, इसके एक दो सवाल और है, क्या आप लोग कर सकते हैं यस और नो, पहले मुझे बताइए। जैसे ये द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन, इतना आपको डिप्रेशन बताना है। तो ये बता सकते हैं आप लोग, आसान सा सवाल लग रहा है, आप सीधा कर लेंगे। आप सीधा बोल देंगे कि इसमें कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के एफ एम। सर आई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यूरिया है इसलिए नहीं लगाया। तो ये हो जाएगा 0.186 और के एफ की वैल्यू भी कितने आ जाएगी 1.86 के बराबर। और यहां से आप मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन, अच्छा इस केस में आप कंसिडर करेंगे इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इस केस में आप बोलेंगे इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आपकी मोलैलिटी किसके बराबर होती है, आपकी मोलैलिटी मोलैरिटी के बराबर ही होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो एनबी अपॉन कितना जाएगा 500 into 1000 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। एनबी की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 1/20 के बराबर। 1/20 मोल्स आ जाएंगे तो वेट भी आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा 3 ग्राम के बराबर ये वेट आ जाएगा, है ना। तो वेट आ जाएगा, वेट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 60/20, दैट इज 3 ग्राम के बराबर, 3 ग्राम के बराबर आपका वजन आ जाएगा। ठीक, अब एक सवाल है, ये मैं आपको कमेंट कर सेक्शन में बता देना मुझे कि कितना इसका जवाब रहेगा, इसको मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बेटा बात करें केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ना केमिकल काइनेटिक्स, ये पिछले 5 साल में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा चैप्टर पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम वेटेज, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चैप्टर की है। मैक्सिमम वेटेज बाय आवर्स, अगर मैं कहूं बाय आवर्स मतलब इसे करने में कम समय लगते हैं और इसके मार्क्स इसमें ज्यादा मिलते हैं। यानी कि 3 क्वेश्चंस आप लगा के चलिए कि 3 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत आसानी से। कैलकुलेट कर रहे हो आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस का पढ़ लिया है, कर भी रहे हो। 2 तो 4, 3 7 और 3 10। उसके बाद सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन में 2 12, 3 15 आपका आया, 1 रेडॉक्स 16 और 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 18। देखो बोला था ना 18 क्वेश्चन, पूरे 18 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करा जाए बेटा केमिकल काइनेटिक्स।
देखिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, लेकिन हम इसमें भी गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए बताते हैं। मान लेते हैं आपके सामने एक फिर से एक एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस का, कि आपके सामने एक रेट ऑफ रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स व्हाट, गिव्स 2NH3 गैस, गिव्स 2NH3 गैस। आपके सामने एक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, आपके सामने एक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से। यस 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 एब्सोल्युटली यस। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता हूं, इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता हूं, मैं कहता हूं कि देखिए ये होता है आपका माइनस dN2/dt, कि dN2/dt किस कैसे आपका डिकम्पोज हो रहा है, इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस dH2/dt, माइनस dH2/dt एंड इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस dNH3/dt के बराबर, dNH3/dt के बराबर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इनमें से किसी की भी वैल्यू आप लिख लीजिए वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है, किसी की भी वैल्यू लिख लीजिए वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होता है। लेकिन इस पूरे पार्ट में से अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को बाहर निकालूं, अगर मैं इस पार्ट को बाहर निकालूं, देखिए ये बड़ा वाला पार्ट जो है, ये बड़ा वाला पार्ट जो है, ये बड़े वाले पार्ट में मुझे कोई शक नहीं है और आपको भी कोई शक नहीं होने वाला है कि बड़ा वाला पार्ट तो सर रेट ऑफ रिएक्शन है, बड़ा वाला जो पार्ट है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज माइनस 1/3 dH2/dt। ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, नो डाउट एट ऑल। बट ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छुटकू पार्ट है, छुटकू पार्ट, ये जो छोटा वाला पार्ट है दैट इज माइनस सिर्फ dH2/dt। ये क्या चीज है, ये है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। उसी तरीके से 1/2 माइनस dNH3/dt, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जो सिर्फ आपका, एक सेकेंड, ये माइनस कैसे हुआ, प्लस आएगा, जो आपका प्लस dNH3/dt है, ये क्या है, ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस, फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ NH3 होता है। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ यस यस, प्रोडक्ट में माइनस नहीं आएगा, ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस। अरे वो ऐसे लिखते लिखते हो जाता है, डिड नॉट मीन इट, और वो पता भी चल जाता है, आधे से ज्यादा टाइम खुद ही दिख जाता है ना। चलिए चलिए, कह रहा है इन अ कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, सेम एग्जांपल दे दिया। अरे भाई, कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वाज मेजर्ड, वो कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन यानी कि अपीयरेंस, ये यानी कि वो कह रहा है dNH3/dt की जो वैल्यू है, क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि आपकी dNH3/dt की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये आपकी 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है भाई, -4 के बराबर है, इंटू 10 टू द पावर -4 के बराबर है। कह रहे हैं द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 विल बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस dH2/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए मुझे पता है अगर मैं ये दोनों का रेट के हिसाब से रिएक्शन को लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू dNH3/dt के बराबर। सही बात है, इस 3 को उधर लेके जाइए, यानी कि जो आपको निकालना है माइनस dH2/dt will be equals to 3/2 times dNH3/dt के बराबर, will be equals to how much, 3/2 into 2.5 into 10 to the power -4 के बराबर। कितना हो जाएगा भाई, 2.5 into 1.5, ये सीधा वैसे कट जाएगा, कुछ कितना है, हाँ 3.75 के आसपास ये आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3.75 into 10 to the power -4 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे यस एवरीबॉडी, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर इसका आ जाएगा। आइए अगली सवाल करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, आपके सामने रिएक्शन है x + 2y गेस प्रोडक्ट। कह रहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, पहले देखो इसमें ऐसा कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इट विल बी माइनस dx/dt माइनस dx/dt विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस dy/dt के बराबर। ठीक बात है, कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे ही। कह रहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इज अ ट्वाइस, नहीं इट इज नॉट ट्वाइस, इट इज नॉट ट्वाइस, इट इज हाफ, इट इज हाफ। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इक्वल्स टू हाफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्लस dp/dt, नहीं इट इज हाफ, नहीं इट इज इक्वल्स टू, इट इज हाफ नहीं, इट इज जस्ट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट is equals to half the rate of disappearance of y, rate of appearance of product is equals to half of disappearance of y। हाँ ये तो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट कह रहा है the rate of appearance of product is half the rate of disappearance of x। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। सही बात है। आइए बेटा नेक्स्ट कह रहा है फॉर द रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन शानदार तरीके से लिखी गई है, इसमें आपको K1, K2 और K3 का रिलेशनशिप बताना है। आइए इसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्या हो जाएगा, चालू तो है। देखिए भाई क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले इस रिएक्शन को, इसको आप रेट के टर्म्स में लिखे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी N2O5 बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 इंटू डी NO2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखिए ये हाफ O2 है तो इट विल बी 1/2 दैट इज 2 टाइम्स, इट विल बी 2 टाइम्स DO2 बाई dt के बराबर। समझ में आ रही बात, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए माइनस डी NO2 बाई dt की जगह क्या लिखा जाए, इसकी जगह लिखा जाए K1 इंटू N2O5 और हाफ वाले की जगह सिर्फ हाफ लिखा जाए और इसको लिखा जाए DNO2 की जगह लिखा जाए K2 इंटू N2O5 और इसकी जगह लिखा जाए 2 इंटू K3 इंटू N2O5 की जगह। कटा कटा कटा, क्या आ गया आपका रेशियो, ये आ गया K1 इज इक्वल्स टू K2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2K3 इज इक्वल्स टू 2K3 के बराबर। तो आपसे रेशियो पूछा है तो एक काम करें, सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3 के बराबर। कोई ऑप्शन, 2K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3, ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही बात है, सबका ही सही है, अरे किसी का गलत तो नहीं है, सब सही कर रहे हैं, सबको सही करना था, सबको सही करना था। आइए नेक्स्ट, कह रहा आपके सामने एक और रिएक्शन है, कह रहा है करेक्ट रिलेशनशिप, इक्वालिटी रिलेशन बिटवीन DNH3 और DNH2 के बीच में। अभी हमने निकाला था क्या है, ये 3/2 के आसपास आता है ना, कितना आता है ये 3/2, अच्छा मतलब DNH3 पहले लिखा गया है तो सीधी सीधी बात है भाई, माइनस 1/3 DH2 बाई dt की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1/2 DNH3 बाई dt के बराबर हो जाएगी, दैट इज इट विल बी -2/3, इट विल बी इक्वल्स टू -2/3 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन है, हाँ सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, -2/3 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा था फॉर द गैसियस रिएक्शन, एक आपके सामने गैसियस रिएक्शन है, कह रहा है K इज इक्वल्स टू A इंटू B इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डैश टाइम्स ऑफ इनिशियल। वो कह रहा है देखिए कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट विल बी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B, यानी कि मैं इसे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम के बराबर। बिल्कुल सही है, उसने कहा कि जो आपने रेट कराया, अब आपने क्या कर दिया है, उसने कहा है if the volume of container is reduced to 1/4 of the initial, यानी कि ये V/4 हो चुका है, यानी कि ये हो जाएगा 4Na/V और ये भी हो जाएगा 4NB/V के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, ये V सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी आपकी 1/16 के बराबर। तो कह रहा है द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डैश टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इट विल बी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 16 के टाइम्स ऑफ इनिशियल। ऑब्वियसली अगर आपने वॉल्यूम कम किया है तो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया है, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। यस, तो किसी का 8 भी आ रहा है क्या, अरे क्या क्या आंसर निकाल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, 4 इंटू 4 तो 16 होता है, 8 1/16। आपको बेटा R2 पूछा है कि R2 आपका कितने टाइम्स, कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डैश टाइम्स दैट इनिशियल, तो R2/R1 कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स R1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फॉर अ गैसियस रिएक्शन, तो फिर से अरे सेम सवाल, कह रहा है 2A + B गैस प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कैसी होती है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे। कह रहा है इफ प्रेशर ऑफ बोथ A एंड B इज इंक्रीज 3 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी द प्रीवियस। ठीक है, वो कह रहा है देखिए क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप रेट को कह सकते हैं इट इज K, ये आपका हो जाएगा बेटा प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ B के बराबर। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है इफ प्रेशर ऑफ बोथ A एंड B इज इंक्रीज 3 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, उसने कहा कि ये R1 है ये R2 है, इसने आपको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ये कितना हो गया 9Pa²
इंटू इसको कितना हो गया 3 PB के बराबर। तो कह रहा है देन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ऑफ द प्रीवियस रेट। कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, इट इज एक्चुअली 27 टाइम्स। कितना है, ऑब्वियसली गैसेस के लिए प्रेशर ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो प्रेशर के टर्म्स में करेंगे तो कितना, सर वो इससे पहले वाले का आंसर था। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए एक इस टाइप का भी एक सवाल करेंगे हम। कह रहा है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आपके सामने ऐसे कैसे करते हैं इसको कि रेट लॉ कैसे आप डिफाइन करेंगे। याद रखना रेट लॉ हमेशा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ आपका हमेशा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, और एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। आपने ए को बिल्कुल कांस्टेंट रखा, आपने ए को बिल्कुल कांस्टेंट रखा, आपने ए को चेंज नहीं किया, लेकिन आपने ए को चेंज नहीं किया, बी के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स व्हाट, इसके ट्रिपल करने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स, यानी कि बी का तो स्क्वायर होना चाहिए, बी का तो स्क्वायर होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बी को कांस्टेंट रखा, फिर मैंने बी को कांस्टेंट रखा और ए को ट्रिपल किया, और रेट ऑफ रिएक्शन अगेन बिकम्स व्हाट 3 टाइम्स। अच्छा ठीक है, ये तो 3 टाइम्स करने से 3 टाइम्स ही हो रहा है, तो यानी कि ये ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि ए की पावर 1 और बी का स्क्वायर कुछ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड ही है जो मेरा मैच करेगा, दैट इज आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 एंड बी का स्क्वायर। बोलो भाई, किसी बच्चे को जहां पे कंफ्यूजन होगा सीधा बता देना कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। For the reaction of the type A plus B gas products, it is observed that doubling the concentration of A causes rate of reaction to be 4 times। यानी कि जो R है कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। जो R है वो A पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सीधा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इन्फरेंस लिखिए। कह रहा है ऑन डबलिंग, कहां गया, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो यानी कि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बट डबलिंग द अमाउंट ऑफ बी डज नॉट इफेक्ट द रेट, यानी कि इस पे डिपेंड ये करेगा ही नहीं, तो आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ के ए स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल सही बात है, यस एब्सोल्युटली यस, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गैस प्रोडक्ट्स इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ ए। अब देखिए मैंने ना ऑर्डर अभी आपको सिखाया नहीं है, अभी मैंने आपको ऑर्डर सिखाया नहीं है, तो एक काम करिए थोड़ा सा पहले मैं ऑर्डर सिखा दूं, फिर इसके बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को नीचे कर दिया, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें से हम बहुत डिटेल में सीखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा कैसे करना है। देखिए किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, मैं कहूं कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो बेटा उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, हम बोलते हैं कि उसके लिए जो रेट लिखा जाता है इट इज एक्चुअली के इंटू ए की पावर एन, और ये एन क्या होता है, ये एन एक्सपेरिमेंटल होता है, और एन को ही मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता हूं, यही मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि ये मैं एन क्यों कहूं, मैं इसको एम प्लस एन कहता हूं। अगर ये बी भी कुछ होता और बी की पावर एम भी होती, और ये बी प्लस ए के जैसा कुछ होता, कुछ ऐसा, ठीक है। तो एम प्लस एन क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है, देख के हम बता नहीं सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है। अब ये m प्लस एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, या आपकी 1 हो सकती है, या आपकी 2 हो सकती है, या आपकी मतलब 1 ऐसे लिखते हैं कि आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये वैल्यू बेटा आपकी एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ये आपकी एक एवरेज यानी कि एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। फ्रैक्शन और डेसिमल तो सेम ही हो गया। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इंडिविजुअल वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैं बार हम डिस्कस, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं कहूंगा कि अगर आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी है ए गिव्स बी, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है आपका रेट जो है वो के इंटू ए की पावर 0 पे डिपेंड करता है, यानी कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि माइनस जो डी ए बाई डी टी है, माइनस डी ए बाई डी टी, वो सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि माइनस डी ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ के डी टी के बराबर है। तो आप कहेंगे इसको, आप जब इंटीग्रेट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर होता है, बट a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर। अब आपको यहाँ पे a और a नॉट को बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए a पूरी थ्रू आउट दिस केमिकल काइनेटिक्स मेरे पास a से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो a नॉट क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। एट टी इक्वल्स टू 0 मैं कहता हूं कि ये मेरे पास a नॉट है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास a नॉट माइनस एक्स है, और प्रोडक्ट मेरा x बना है। ध्यान रखिएगा ये जो a नॉट माइनस एक्स है ना, a नॉट माइनस एक्स, इट इज ए एंड दिस इज अमाउंट लेफ्ट, ये क्या है, ये मेरा लेफ्ट अमाउंट है, सॉरी ये मेरा क्या होता है, ये मेरा लेफ्ट अमाउंट होता है, दिस इज माय लेफ्ट अमाउंट। जो अमाउंट बचा हुआ है, जो मेरा अमाउंट बचा हुआ है ये वही होता है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, दिस इज माय प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज माय प्रोडक्ट
फॉर्म्ड ये होता है। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर। सॉरी, अब देखिए आप अगर इसको अब अगर आप यहां से रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसके टाइम पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव में लिखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। यस एवरीबॉडी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो स्टार्टिंग में इसका जो इंटरसेप्ट है ये ए नॉट के बराबर है, और ये जो इसका स्लोप है ये कितना है? ये आपका माइनस के बराबर होता है। कितना? ये इसका स्लोप जो होता है ये माइनस के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आती होगी। अब यहीं से आप हमेशा क्या करेंगे? हाफ लाइफ भी डिसाइड करेंगे कि सर हाफ लाइफ कैसे बताई जाए। तो आइए हाफ लाइफ भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। तो किसी भी चीज की अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी हो तो हाफ लाइफ का पहले मतलब समझिए क्या मतलब होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि व्हेन फाइनल कंसंट्रेशन, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन होती है वो आपकी ए नॉट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो इनिशियल के 2 के, यानी कि इनिशियल के हाफ हो जाएगी। वही आपकी किस टाइम पीरियड में आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल के हाफ हो जाएगी। दैट इज योर हाफ लाइफ। दैट इज हाफ लाइफ में टी की वैल्यू टी हाफ हो जाती है और ए की वैल्यू कितनी हो जाती है? ए नॉट बाई 2 के बराबर हो जाती है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपके पास ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी हाफ के बराबर। और अब आप कहेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ की वैल्यू होती है इट इज एक्चुअली ए नॉट अपॉन 2k के बराबर, विल बी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k ओनली। अरे यस भाई, बिल्कुल सही बात है। यस, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k के बराबर। अब देखिए एक जनरल अगर आपको आइडिया निकालना है हाफ लाइफ का तो मैं कह सकता हूं, देखिए किसी भी फॉर एनी nth ऑर्डर, किसी भी nth ऑर्डर के लिए जो आपका टी हाफ होता है इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1 के डायरेक्टली। ये ऐसे इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अरे क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? यस और नो? क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? बिल्कुल यस और नो। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो ये रही आपकी जीरो ऑर्डर की बातें, और जीरो ऑर्डर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक बात। आइए इसी के साथ बात करते हैं बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये ऐसी रिएक्शन है विच नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती है। इस नेवर गो टू कंप्लीशन, सही बात है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद एज इट इज रखने होंगे। दैट इज ए इज इक्वल्स टू, इसमें ए नॉट की पावर ई की पावर माइनस के टी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप इसमें ln इंट्रोड्यूस करते हैं तो ln a इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी के बराबर होता है। और अगर आप इसमें log इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो log a होता है ये आपका log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303 के बराबर होता है। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपके ग्राफ बनाने के हेल्प करते हैं, लेकिन जो इसका चौथा वाला फॉर्मूला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किसके लिए काम आता है? ये आपके कैलकुलेशंस में काम आता है। के टी इज इक्वल्स टू 2.303, उधर चले जाएगा, हाँ 2.303 लॉग, हाँ लॉग ए बाय ए नॉट अपॉन ए के बराबर ये हो जाएगा। यानी कि जो फोर्थ फॉर्मूला है इसी से आप आधे से ज्यादा काम करते हैं, इसी से आप आधे से ज्यादा काम करते हैं। ये फोर्थ फॉर्मूला आपके लिए सिग्निफिकेंट, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत हाई है। बाकी फॉर्मूले से आप क्या करते हैं? बाकी फॉर्मूले से आप ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाते हैं? आइए आपके सामने बना के दिखाता हूँ। पहला ये ग्राफ है, इसी के बगल में छोटू सा हम बना देंगे एक ग्राफ, उसी के बगल में नीचे एक ये वाला ग्राफ भी बना देंगे, और उसी के नीचे हम ये वाला ग्राफ भी बना देंगे। आइए सारे ग्राफ को प्लॉट करा जाए। इतनी इंफॉर्मेशन आपको और कहीं मुझे नहीं लगता कि एक ग्राफ एक स्लाइड में मैं कुछ दे पाऊंगा। ये अगर आप ln a के बीच में बनाएंगे और t के बीच में बनाएंगे, अगर आप log a के बीच में और t के बीच में बनाएंगे, तो देखिए पहला आपका कैसा आता है? पहला आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो वो कुछ इस तरीके का आता है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला बेटा आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो कुछ इस तरीके का आता है। और ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है विद नेगेटिव स्लोप। फर्क क्या है इनमें बेटा? इसका जो स्लोप है ना, जो इसका स्लोप है इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू माइनस के बराबर। और जो इसका स्लोप है इट इज माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर ये होता है। क्या बात सही है? क्या बात बिल्कुल सही है? व्यू इतने और मैसेज ओनली 2, अरे 3 हो गए ना तुम्हें मिला के यार। हाँ तुम 2 लोग के पीछे पड़ो, तुम्हें मिला के 3 हो गए बच्चे, आप कम गिन रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए अब आप बात करते हैं हाफ लाइफ, अब बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या करते हैं? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक बात है। अब देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ का ऑर्डर होता है ये होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के बराबर, इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आप याद रखेंगे, जैसे कि जो आपका T75 होता है इट इज 2 टाइम्स T50, यानी कि टी हाफ के वो 2 टाइम्स होता है। जो आपका 287.5 होता है इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ T50। जो आपका T90 होता है इट इज 3.3 टाइम्स ऑफ T50। जो आपका T93.5 होता है इट इज 4 टाइम्स ऑफ T50, एंड जो आपका T99 होता है इट इज 6.6 टाइम्स ऑफ T50, और एंड में जो आपका T99.9 होता है इट इज 10 टाइम्स ऑफ T50। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली ही याद रखेंगे, यस और नो? बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी होंगी, और आसान है, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही आसान चीज है ये, इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक बात है। तो आपका आई होप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो सवाल देखें इससे, बताओ भाई, सवाल देखें। यस यू आर रेडी, आर यू गाइस रेडी सवाल देखने के लिए? लग गए क्या? कह रहे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन आपके पास है A plus B gas products, it is found that the order of A is 1 and that order of B is half। अब मैं आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके सामने देखिए जो रिएक्शन है वो है आपकी K इंटू A की पावर समथिंग है और B की पावर समथिंग है। उसने कहा it is found that the order of A is 1 and B का कितना है? B का आपका हाफ है। When the concentration of both A and B are increased 4 times, जब आपने दोनों को A और B को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 4A हो जाएगा, 4A, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2B रेज़ टू द पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है देन द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, कितने से इंक्रीज हो रहा है आपको दिख गया होगा, इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 ओनली। ये कितने? ये 8 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, यस हाँ जी। चलिए बहुत ही शानदार, जवाब देते रहो, यस यस सर, क्या जवाब दो भाई, थक गए क्या? कितने बच्चे हैं? मुझे ऐसे याद तो कुछ बच्चे हैं जो सुबह से हैं मेरे साथ, 8 घंटे से ज्यादा, है ना, मोर देन 8 आवर्स वी हैव बीन हियर। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका अप कर देंगे। ये एक टेक्निक से सॉल्व होता है जिसका नाम है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखिए वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिए, बस टेक्निक पे ध्यान दीजिए, टेक्निक पे ध्यान दीजिए क्या है। देखिए आप सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि इनमें से आप एक स्लो स्टेप को पकड़ेंगे, रेट आप बोलेंगे सर ये आपका K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 के बराबर है, और अगर आपको ऐसा ऑप्शन नजर आएगा तो उसको बिल्कुल टिक मार्क करके आ जाना। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बट समझिए एक बात को कि जनरली क्या होता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया जाता। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का मतलब है यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और या फिर आपको वो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि किसी ऑप्शन में आपको ये नहीं नजर आएगा, तो आपको इसको करना पड़ेगा रिप्लेस। इसको करना पड़ेगा आपको क्या? रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। अब आप रिप्लेस कहां से करोगे? हमेशा इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन देखिए, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन देखिए पहले वाली, तो मैं कहूंगा ऊपर वाली रिएक्शन को देख के कि के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3 के बराबर। अब देखिए यहां से O की वैल्यू आ गई, O की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, बस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा R इज इक्वल्स टू K इंटू O की जगह क्या पुट करेंगे? ये हो जाएगा आपका KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। कितना आ गया बेटा? ये आ गया K इंटू K, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये हो जाएगा K डैश इंटू O3 का स्क्वायर इंटू O2 की पावर +1 के बराबर। कुछ ऐसा ऑप्शन अगर नजर आए तो सीधा टिक मार दीजिए। शायद ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 कुछ इसी तरीके से दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही। हाँ जी, काफी लोग हैं, हाँ वो भी है, थोड़ी देर के लिए गया हुआ, कहाँ है, क्या नाम है लड़के का?
पारुल, हाँ पारुल भी है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे, आगे नेक्स्ट करिए। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज डिक्रीज फ्रॉम 1 मोलर टू 0.25 मोलर इन 20 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी। देखिए उसने क्योंकि पहले कह दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा मैं आपको एक ना बेहतरीन पॉइंट दिखाता हूं, एक NOTE नोटी लिखिए, एक नोट लिखिए आप, NOTE नोटी। आपको देखो कितना आसान पड़ जाएगा इसको करना, NOTE नोटी। देखिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ग्राम से स्टार्ट किया, आपने 100 ग्राम से स्टार्ट किया, आप 100 ग्राम से गए 50 ग्राम तक, आप 50 ग्राम से गए कितना 25 ग्राम तक, और आप 25 ग्राम से गए कितना 12.5 ग्राम तक। पहले इतना ही चलते हैं बस, ठीक है। तो मैं राइट साइड में फर्स्ट ऑर्डर का हाफ टाइम लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये लेफ्ट साइड में कुछ फर्स्ट ऑर्डर है। पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। मान लीजिए इसका टाइम अगर 100 सेकंड था, 100 सेकंड, तो देखिए इसका भी 100 सेकंड ही रहेगा। ये हाफ लाइफ है, ठीक है, ये हाफ लाइफ है 100 सेकंड, तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ है, आधा आधा हो रहा है। ये भी कितना रहेगा, ये भी 100 सेकंड रहेगा, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, तो याद रखिएगा बच्चे कि अगर आपने ये 100 सेकंड से स्टार्ट किया है, अगर आपने 100 सेकंड से स्टार्ट किया है, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 50 सेकंड हो जाएगा, और अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 25 सेकंड हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 25 सेकंड्स ओनली। देख रहे हैं आप दोनों में कितना फर्क है, तो देख रहे हैं आप दोनों में कितना फर्क है। यस ठीक है। चलिए देख रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर, वेलकम बच्चे वेलकम, मैंने पढ़ लिया था। कह रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए आपका 1 मोलर से आप पहले कितना आएंगे, 0.5 मोलर आएंगे, फिर यहां से आप 0.25 मोलर आएंगे, और ये काम 20 मिनट में हुआ है। 20 मिनट में कैसे हुआ है भाई, ये आपका 10 मिनट में हुआ होगा, और ये आपका 10 मिनट में हुआ होगा, यानी कि कुल मिला के मुझे पता चल चुका है यही आपका टी हाफ है। अगर ये टी हाफ है तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपॉन के के बराबर, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 अपॉन 10, दैट इज 0.0693 पर मिनट के आसपास ये आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है भाई, 0.0693 बाय 10। ऑप्शन नंबर 4 ही है जो मैच कर रहा है। अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जवाब दो भाई, जवाब तो दो। अच्छा दे रहे हैं, एक दो बच्चे दे रहे हैं, जवाब तो दो, बाकी सब तो होता रहेगा, जवाब दीजिए भाई। ठीक है, कह रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 69.3 सेकंड्स एट हाँ कह रहा है एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन द रेट विल बी। तो देखिए रेट की वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल सिंपल है, इट इज R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1। तो कितना हो जाएगा, K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए K की वैल्यू कैसे करेंगे आप, 0.693 अपॉन टी हाफ के बराबर, ठीक है। चलिए 0.693 की जगह यही लिखा 0.693, और टी हाफ की जगह लिख दिया आपने 69.3, दैट इज विल बी इक्वल्स टू 1/100 के बराबर ये आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 1/100 ओनली। के की जगह लिखा बेटा आपने 1/100, और ए की जगह लिखेंगे कितना, सेकंड में चल रहा है ना आंसर, ये चल रहा है आपका 0.1 के बराबर, तो कितना जाएगा ये 10 टू द पावर -3 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकंड, सही जवाब। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आइए नेक्स्ट सवाल, कहते हैं द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए की कंसंट्रेशन ये है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ विल बी। क्या दिया है, अब तो दिख भी नहीं रहा मुझे क्या क्या दे रखा है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज, अच्छा ए की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, ए की कंसंट्रेशन है ये है आपकी ए की कंसंट्रेशन, दिस इज योर ए की कंसंट्रेशन, और आपको क्या दे रखा है, आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा, तो भाई पहले के निकाल लूं, आर इज इक्वल्स टू के, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.2 के बराबर, दैट इज 2/10, ठीक है, दैट इज 2/10 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी, और टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 बाय 5 इंटू 10 की पावर 2, दैट इज 69.3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच। ये आंसर मेरा किस में चल रहा है, मिनट में चल रहा है, मिनट में चल रहा है, तो इट विल बी 119 अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट के आसपास ही आना चाहिए, 14 मिनट के आसपास। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 14 मिनट विल बी करेक्ट आंसर।
जल्दी कीजिए जल्दी। हाँ अब आ रहे हैं आंसर, ठीक। हाँ जी, कह रहा है 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। 99.9 कितने देर में कंप्लीट होगी? तो देखिए मैं कहूंगा कि जो आपकी T 99.9 होती है या आपकी 10 टाइम्स T50 होती है, तो जो आपकी T 99 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी 6.6 टाइम्स T50 हो जाएगी, ठीक है। T50 से T50 कैंसिल, T 99 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T 99.9 विल बी इक्वल्स टू 10 अपॉन 6.6 इंटू 32 के बराबर, इंटू 32 के बराबर। तो भाई बहुत ही क्लोज क्लोज ऑप्शंस है, इसमें तो आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर, है ना। आइए मेरे पास तो है ही, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, दूर दूर होते अपन ऐसे कर लेते। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 10 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 32 इंटू 32, शायद 49 के आसपास आ रहा है ये, 48.4। हाँ ये आ रहा है आपका 48.4। अरे बाप रे, बहुत ही क्लोज है यार, 48.4 मिनट के आसपास। अब क्योंकि पहला ये इसी के पास लग रहा है सबसे ज्यादा 48 के पास, तो इसी को ही टिक मार दीजिए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस यस यस, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ, कितने सारे क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इफ 87.5% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 40 मिनट्स। कह रहा है हाफ लाइफ कितनी होगी, यानी कि डिसइंटीग्रेशन जो आपका, जो आपकी देखिए ये जो डिसइंटीग्रेशन होते हैं ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ये आपके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब आप याद रखेंगे जो आपका T87.5 होता है ये आपका 3 टाइम्स T50 होता है, सही बात है। तो आपका जो T50 हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40/3 के बराबर। 40/3 कितना हो गया? ये हो गया आपका, हाँ जी, 13 इंटू 13 यानी कि 39 और 20 सेकेंड, यानी कि 13 मिनट और 20 सेकेंड के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अरे बस हो गया है, कितना करना है भाई, कुछ और भी तो पढ़ेंगे इसमें, यही पढ़ते रहेंगे क्या? हाँ जी, एक ही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है इफ ए गिव्स प्रोडक्ट्स फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियल इज दिस मच इज 20 मिनट्स, देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वुड बी। इस टाइप का सवाल एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या इसका जवाब होने वाला है, क्या इसका जवाब होने वाला है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। आप में से कितने बच्चे बता देंगे, बताइए मुझे। आप में से कितने बच्चे बताएंगे इसका जवाब, फटाफट से बताइए। कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, चलिए ठीक है कर लेंगे। हम अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखिए मुझे इससे ये पता चलता है कि मैं जनरली बोलता हूं, ऐसा बोला जाता है कि जनरली जनरली रेट ऑफ रिएक्शन increases by increasing the temperature। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बच्चे? इंक्रीज करता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस। हाँ जी, और वो कैसे इंक्रीज करता है? देखिए जो R2/R1 होता है, जो R2/R1 दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज। क्या है? दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज। कितना होता है? ये 5 raised to the power ΔT/10 के बराबर आता है। यानी कि ये कहता है कि फॉर एनी 10 डिग्री रेट ऑफ, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट इंक्रीजेस बाय 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना वो बढ़ जाता है। अब ये फाई क्या होता है? ये फाई ही आपका क्या होता है? दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसी की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। अगर ये कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, अगर ये कुछ भी नहीं गिवन है कि कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाइड है, तो आप कितनी लेके चलते हैं? आप सिर्फ 2 लेके चलते हैं, ठीक है। If the half life of first order reaction is 1 minute, then the 99% completion is closest to, बेटा आपको कितना हो जाएगा? वो 10 टाइम्स T50 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 इंटू 10 मिनट, यानी कि 1 इंटू कितना बोला आपने? T50 1 मिनट के बराबर था। क्या पूछ रहे हैं आप? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, कितना चाहिए होगा? अच्छा T99 कितना चाहिए होगा? देखो भाई आपका T99 कितना हो जाएगा? आपका T99 ये हो जाएगा आपका 10 मिनट के बराबर। तो एक्चुअली आपका T99 10 मिनट है, यानी कि आपके जो 99.9% रिएक्शन है वो 10 मिनट में खत्म होनी चाहिए। तो आपने पूछा है
देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट्स, ठीक है भाई, 10 मिनट, सीधा सीधा आंसर है भाई, ये तो सीधा सीधा है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, स्टिल हाउ मेनी आवर्स, देखिए 15-20 मिनट, 15 मिनट का ये बचा है, 20 मिनट का, और उसके बाद आप 1 घंटा और लेके चलिए, 7 तो बच जाएंगे बच्चा, 7-7-15, ओके। आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है भाई, मैं तो खड़ा हूं ना यहाँ पे भी, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, व्हाई आर यू टायर्ड, मैं तो आप लोगों की वजह से खड़ा हूं, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की आगे बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की आगे बात करते हैं कि देखिए ये अरीनियस ने ये देखा, क्या देखा अरीनियस ने बोला कि देखो भाई साहब कि जो के की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, इनफैक्ट टेम्परेचर के भी नहीं, एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर के। और उसने ये भी बोला कि एक्सपोनेंशियली अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है रेट कांस्टेंट को बढ़ाने के लिए। तो इन दोनों का उसने ज्ञान एक साथ जोड़ा और उसने बोला k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर होता है। दैट इज, इसको हमने कहा कि दिस इज माय अरेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये आपकी हो सकती है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी के बराबर। बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों इक्वेशन से नीट 2024, नीट 2025, रीनीट तीनों जगह सवाल आए, हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए पहला वाला को देखते हैं कि पहले वाले इक्वेशन को अगर आप देखें, मैं सबके ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे सबके ग्राफ बनाऊंगा। पहली वाली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसी है, सबके ग्राफ बना देते हैं, यहीं पे सबके ही बना देते हैं, क्या हो गया, हाँ जी ये लीजिए सबके ग्राफ बना दिए, एक यहाँ पे कर देते हैं, एक ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिखनी है ना, देखिए अगर आपके ये क्या है, अगर मैं टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल देखूं तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली ग्राफ है किसका, ये है के का, सॉरी हाँ ये के क्या है, एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। और अगर मैं देखूं कुछ ऐसा टाइप का तो ये क्या होता है, ये ई ए वर्सेस टी का ग्राफ आता है, ई ए वर्सेस के का ग्राफ आता है, और ऊपर वाला के वर्सेस टी का ग्राफ रहता है, ऊपर वाला। एक साथ ही मैंने दोनों को बना दिया। खैर दोनों सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपके साथ जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है कि अगर ये आपके पास ln k कुछ इस तरीके से है, ये आपके पास ln k कुछ इस तरीके से है, ये देखिए ये आपका ln k है और ये आपके पास है 1/t, ये आपके पास है 1/t। तो ये कैसा ग्राफ है, ये एक डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है ना डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ। तो देखिए कुछ ऐसा ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट किसके बराबर है, इसका इंटरसेप्ट ln a के बराबर है और स्लोप इज माइनस a बाय आर के बराबर। उसके नीचे वाला ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये आपका log k है और ये आपका 1/t है। अरे आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हो जाएगा आपका माइनस ए बाय आर के बराबर, और जो इसका स्लोप आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 2.303 आर के बराबर। तो ये दोनों सवाल PYQ के सवाल हैं, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम PYQs, ठीक है। चलिए इसके बात करें कि टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर मुझे करना है, अगर मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंस करना है तो देखिए एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, मैं कहता हूं कि एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर आपके पास 2 अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ln k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.30 ln है ना, ए अपॉन आर, ये हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T2 के बराबर। कुछ ऐसा आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए, ठीक बात है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है। आइए नेक्स्ट कहता है the rate of chemical reaction doubles for every 10 degree rise in temperature. If the temperature is increased by 60 degree centigrade, then the rate of reaction increases by, किस चीज से इंक्रीज हो जाएगा, हम कहेंगे देखिए जो आपकी R2 बाय R1 की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी फाई इंटू डेल्टा टी बाय 10 के बराबर होती है। और फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू उसने कहा कि आपका रेट कांस्टेंट आपको डबल्स लिखा तो है, डबल्स फॉर एवरी 10, यानी कि ये है 2 के बराबर, और इंक्रीज्ड बाय का मतलब ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू ही 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर वो इंक्रीज्ड 2 होता तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना हो जाता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता।
यानी कि ये आपका एक्चुअली 60/10 ही है, तो आपका आंसर विल बी 2�6। कितना होता है भाई 2�6? 8 इंटू 8 64 होता है, 64 टाइम्स, तो इट विल बी 64 टाइम्स, इट विल बी 64 टाइम्स। बिल्कुल सही बात है। अरे बोलते रहो हाँ सर ठीक है, बोलते रहिए। कह रहा है नेक्स्ट, पहले देखिए नेक्स्ट करने से मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, आपके पास कभी भी एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक का ग्राफ आए तो आप एक चीज याद रखना, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यार से मैं आपको ये समझाता हूं कि इसको कैसे किया जाता है। कि अगर आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, अगर आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो याद रखिएगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अरे भाई अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे होती है, ठीक है, सही बात है। अब देखिए ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की होती है, और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की होती है। तो मैं इसको मेंशन कर दूं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, दिस इज योर डेल्टा एच, ये आपकी डेल्टा एच होती है, दैट इज दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के केस में ऑब्वियसली एक नेगेटिव वैल्यू है, सही बात है। सिमिलरली आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या है, ये वैल्यू भी आपकी क्या है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और आपको नजर आ गया होगा ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और डेल्टा एच भी आपको नजर आ चुका होगा। अच्छा, कोई पूछे कि सर ये पूरी की पूरी एनर्जी कितनी है, ये पूरी की पूरी कितनी है, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात है सबको क्लियर है। अब देखिए कभी भी आपके सामने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का ग्राफ आए ना, तो पहले ऐसा सवाल है ना, तो पहले ग्राफ बना दो, अब फिर देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन की वो बात कर रहा है, कह रहा है हैव एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 15 किलो कैल, वो तो कह रहा है इतना वैल्यू 15 के बराबर, ये 15 किलो कैल है, एंड द हीट ऑफ रिएक्शन इज 5, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये 5 के बराबर है, यही तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू है, ये आपके 5 के बराबर है, ये 15 है, ये 5 है, तो कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 20 है, यानी कि रिवर्स की कितनी, ये कितनी हो जाएगी, अरे भाई वो कह रहा है कि ये 5 है, सॉरी ये आपकी 15 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, अरे दिख तो रही है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, यही तो करना है पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में यही करना है, एक डायग्राम बनाना था, खत्म करना था। अरे बोलो भाई यस, अरे बोलते रहो, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यस एवरीबॉडी। ये तो बहुत सिंपल बात है ना, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, कुछ ज्यादा है नहीं इस बात में, है ना, दम आगे बढ़िए। अकॉर्डिंग टू Arrhenius equation, the straight line is to be plotted against logarithmic of rate constant of chemical reaction log के अगेंस्ट, किसके बराबर बनाते हैं भाई हम, 1/t के करते हैं, log वॉग कुछ नहीं, सिर्फ 1/t क्या करते हैं हम, देख लो हम ऐसे तो बनाते हैं, log k is equals to log a minus EA अपॉन 2.303 RT के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। आइए नेक्स्ट, कह रहा है विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो ln k वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होता है, ln k वर्सेस 1/t, यही आपकी वैल्यू देता है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। अब ये सवाल बहुत मतलब हद पूछता है ये, आई डोंट नो क्या प्यार है इस सवाल से, बट है कुछ तो है। कह रहा है द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर दिस दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज t अप्रोचेस इंफिनिटी इज। बताइए जरा कौन करेगा इस क्वेश्चन को, करिए एक बार, करिए जरा एक बार। देखिए भाई हमारे पास सबसे पहले है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT के बराबर। उसने कहा कि अगर t इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, अगर t इनफाइनाइट हो जाए तो ये नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर, यानी कि आपका ln k किसके बराबर आ जाएगा, ln a के बराबर
और के आपका ए के बराबर आ जाएगा। तो उसने कहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर। किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी, कह रहा है रेट कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ रेट, अच्छा ठीक है, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि यही आपका आंसर आना चाहिए 6 × 10⁻14 पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि के अप्रोचेस कितना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अरे था ना जबरदस्त सवाल, कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा। अरे बोलो भाई, कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, कितना जबरदस्त सवाल था, वरना आप लोग कैलकुलेट ही करते रह जाते कि सर कितना होगा कितना होगा। सही बात है। आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए आगे ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जैसे ही एंडोथर्मिक आया फटाफट से एंडोथर्मिक का एक छोटू सा आपने ग्राफ बना दिया। आपने बोला सर ये रहा देखिए एंडोथर्मिक ग्राफ हमारे लिए। कह रहे एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी, तो क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके सामने, ये रही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी लेस देन डेल्टा एच। क्या ये डेल्टा एच से लेस है, नहीं, ये तो डेल्टा एच से ज्यादा है। इसकी मिनिमम एनर्जी डेल्टा एच से ज्यादा है, ये गलत है, जीरो नहीं हो सकती। इट इज मोर देन डेल्टा एच, एब्सोल्युटली नजर आ रहा है आंखों के सामने कि इट इज मोर देन डेल्टा एच। अरे यस और नो, बोलो भाई क्या हो जाएगा ग्राफ से, ग्राफ से बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करना, कुछ कैलकुलेट देखा, दिमाग ही नहीं लगाना, ग्राफ है आपके सामने, बस देखना है आंखों से। कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैल, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन बैकवर्ड इट्स। अब देखिए वो कह रहा है, देखिए इसी ग्राफ में कर लेते हैं कि बोल रहा है कि फॉरवर्ड की 50 किलो कैल है तो बैकवर्ड की कितनी होगी। अरे ये थोड़ी कहा है कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, आप तो पहले ग्राफ अगर बनाने जाओगे तो कुछ बनाओगे ना, या तो एक्सोथर्मिक बनाओगे या तो एंडोथर्मिक बनाओगे, और रिएक्शन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो कुछ भी हो सकता है। इट इज आइदर ग्रेटर और इट इज लेस देन 50 किलो कैल। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्या करेगा भाई, सही बात है सर। ए, अरे भाई ए क्या है लास्ट क्वेश्चन में, ए यही तो अरेनियस फैक्टर है। अरे ए ही को हम अरेनियस फैक्टर बोलते हैं, यही मेरा अरेनियस का कांस्टेंट है, या फिर यही मेरा फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है, यही मेरा फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही मेरा अरेनियस का कांस्टेंट है, या फिर आप इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक बात है। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर है बेटा, तो अब मुझे लगता है ये एक आखिरी सवाल हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज इन अकॉर्डेंस विद अरेनियस इक्वेशन, इनमें से कौन सा है जो अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगा ग्राफ, आइए बताइए। देखिए क्या हो जाएगा, log k और 1/t का जो ग्राफ होगा, ये log k और 1/t का ग्राफ ऑप्शन नंबर 3 में शायद सही नजर आ रहा है, log k और 1/t का ग्राफ बिल्कुल सही।